हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शेरशाह के प्रशासन की व्यवस्थाओं और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। वह इसलिए कि बाबर ने यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में कर दी थी, मगर उसको इतना समय नहीं मिल पाया था कि वे यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखता, और ना ही हुमायूं को यह समय मिला था कि वह यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को कायम कर पाता। इस वजह से जब शेरशाह ने यहाँ पर शासन प्रबंध स्थापित करा तो उसके शासन की जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि वह अफ़गानों की शक्ति को संगठित करना चाहता था। वह अपनी सीमांत नीति को शक्तिशाली बनाना चाहता था, और तीसरा कि वह देश में शांति स्थापना करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार वह कर चुका था। आगरा में शेरशाह का प्रशासन उसका शासन शुरू हो चुका था। ऐसे उसमें वह शांति स्थापना का उद्देश्य रखते हुए कार्य करना चाहता था। इन तीनों उद्देश्य की प्राप्ति वह तभी कर सकता था जब देश एक केंद्रीकृत शासन के अधीन संगठित हो। इसके लिए उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की एक नई रूपरेखा तैयार करी और नई व्यवस्थाओं को उसने प्रारंभ किया। उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पहली विशेषता उसका केंद्रीय शासन है। शेरशाह स्वयं एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था, मगर उसके शासन का अंतिम लक्ष्य प्रजा का कल्याण करना ही था। उसके शासन को हम एक तंत्रात्मक शासन कह सकते हैं, जिसमें कि वह स्वयं ही शासन का प्रधान था। बादशाह को ही शासन का केंद्र माना गया है और उसके शासन की संपूर्ण शक्तियाँ उसी के अंदर केंद्रीभूत थी। उसकी आज्ञाएं ही कानून थी और वे कानून सबके लिए मान्य होते थे। वह स्वयं किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं था, मगर अधिकारीगण या विभागीय अध्यक्ष अपने समस्त कार्यों के लिए सुल्तान या सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। राज्य के प्रत्येक छोटे और बड़े कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख भी वही करता था, और अगर उनमें कुछ दोष पाता था तो वह कठोर दंड भी देता था। उसकी इस नीति के कारण उसके कर्मचारी सदैव ही अच्छे ढंग से और उचित ढंग से प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया करते थे। अपने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने विभागों का बंटवारा किया था, और प्रत्येक विभाग को सही ढंग से चलाने के लिए एक मंत्री नियुक्त किया गया था। उसके शासन के निम्न विभाग थे। पहला, दीवाने वज़ारत या वज़ारत। दीवाने वज़ारत जो था वह राजस्व अधिकारी हुआ करता था। दूसरा, दीवाने आरिस, यानी कि जो सेना का प्रमुख हुआ करता था, सेना विभाग का प्रमुख। तीसरा, दीवाने रसालत, यानी कि जो कूटनीतिक या वैदेशिक कार्यों की देखरेख किया करता था। चौथा, दीवाने इंशा, यानी कि जो शाही घोषणा पत्रों, संदेशों को, पत्र लिखने के कार्य को किया करता था और उसको देखा करता था। पांचवा, दीवाने कज़ा, यानी कि प्रधान काजी या धर्म का, न्याय का विभाग। तो काजी जो था वह न्याय के लिए जिम्मेदार था। और छठा विभाग था दीवाने बरीद, यानी कि जो गुप्तचर का कार्य किया करते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था का जो अध्यक्ष हुआ करता था वह दीवाने बरीद कहलाता था।
नेक्स्ट जो उसने अपने केंद्रीय शासन का बंटवारा किया था वह था प्रांतीय शासन, या प्रांत को सरकार कहा जाता था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त करा हुआ था, सरकारों में विभक्त किया हुआ था। शासन की सुविधा के लिए ये जो प्रांत थे, इनका प्रांतपति एक अफगान सरदार हुआ करता था, जिसको अमीन या फौजदार कहते थे। वह अपने कार्य के लिए बादशाह के प्रति उत्तरदायी होता था और उसको सम्राट की आज्ञाएं माननी ही पड़ती थीं। उसका प्रमुख कार्य था प्रांत में शांति और व्यवस्था को कायम रखना और प्रांत की सुरक्षा करना। उसकी सहायता के लिए अनेक कर्मचारी होते थे। जैसा कि प्रोफेसर कानूनगो ने लिखा है कि शेरशाह का संपूर्ण साम्राज्य 66 सरकारों में विभक्त था। 66 यानी कि 66 सरकारों में विभक्त था। और उसको सहायता देने के लिए शिकदार दो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। पहला शिकदाराने शिकदार और दूसरा होता था मुंसिफरान, यानी ये दो प्रमुख अधिकारी होते थे। शिकदार जो होता था उसका कार्य सरकार में शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता था और परगने के कार्यों की देखभाल करना होता था। शिकदार फैसलों के विरुद्ध अपीलें सुनता था जो गांव में होती थीं, और जो मुंसिफ होता था वह परगनों के अमीनों का कार्य का निरीक्षण किया करता था। उनके अमीनों के कार्य जो कि राजस्व वसूली किया करते थे, और उनके फैसलों के विरुद्ध अगर कोई अपील होती थी तो वह उनको भी सुनता था। प्रधान मुंसिफ जो होता था वह परगनों के अमीनों के कार्यों के निरीक्षण, फैसलों के विरुद्ध अपील और सरकार को सरकार क्षेत्र में मतलब सरकार में राजस्व वसूली का कार्य करता था, दीवानी मुकदमों पर फैसला करता था तथा अपने अधीन मुंसिफों के कार्यों की देखभाल किया करता था। डॉक्टर ABL श्रीवास्तव ने लिखा है कि सरकार ऐसे खंड थे जो कि प्रांतों से मिलते जुलते थे, यानी कि एक प्रकार से वे प्रांत ही थे। इनको इख्ता भी कहा जाता था और ये प्रमुख अधिकारियों या इख्तेदारों के अधीन होते थे, या फौजदार कह लीजिए। शेरशाह के समय में ये फौजदार कहलाते थे। तीसरी प्रशासकीय इकाई जो थी वह थे परगना, यानी कि परगनों का शासन प्रबंध। प्रत्येक सरकार प्रांत जिसे हम कहते हैं, प्रत्येक प्रांत या सरकार कई परगनों में विभक्त था। शिकदार और अमीन ये परगने के दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त परगने में एक खजांची भी होता था, एक हिंदी का क्लर्क और एक फारसी का क्लर्क होता था। परगने में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य शिकदार का होता था। अमीन जो था वह परगने में राजस्व वसूली का कार्य करता था और कई कर्मचारी राजस्व वसूली में उसकी सहायता के लिए होते थे। तो इस प्रकार अमीन का जो कार्य था वह करों की वसूली करना, भूमि की कर व्यवस्था पर नियंत्रण रखना और भूमि की देखभाल करना। वह दीवानी एवं माल संबंधी जो भी विवाद हुआ करते थे उनका निर्णय या अपील भी सुनता था। खजांची रुपये जमा करता था और सरकारी आय व्यय का हिसाब रखता था। प्रत्येक परगने में 2 कारकुन यानी कि लिपिक होते थे। कारकुन से ही आगे चल करके कानूनगो शब्द निकला है। तो प्रत्येक परगने में हिसाब किताब रखने के लिए 2 कारकुन हुआ करते थे या क्लर्क हुआ करते थे और वे हिंदी भाषा में अपना हिसाब किताब रखते थे।
साथ ही में फ़ारसी में भी इन हिसाब किताब को रखा जाता था। शिकदार और अमीन एक जगह से दूसरे जगह किसी भी परगने में इनका तबादला हुआ करता था। ये इसलिए किया गया था ताकि वे भ्रष्टाचार या भ्रष्ट नहीं हो सके। तो इस प्रकार पहला केंद्र होता था, केंद्र के बाद में राज्य प्रांत होता था जिसको हम सरकार कहते हैं, सरकार के बाद में परगना होता था जिसको हम जिला मान सकते हैं, और परगने के बाद में सबसे नीचे जो था इकाई जो थी, चौथी इकाई, वह गांव हुआ करते थे। तो प्रशासन का सबसे छोटा विभाग जो हुआ करता था वह गांव हुआ करता था। अब प्रत्येक परगना कई गांव में विभक्त होता था। शेरशाह ने ग्रामीण जनता की देखभाल के लिए एक पटवारी, एक चौकीदार और एक मुकद्दम नियुक्त किया हुआ था जो ग्राम की प्रजा के साथ मिलकर के कार्य किया करते थे। मुकद्दम जो होता था वह गांव का प्रमुख हुआ करता था, मुखिया होता था, जो गांव की पंचायत के माध्यम से कार्य करता था। पंचायत के सदस्य गांव के ही वयस्क हुआ करते थे, बड़े बूढ़े जने हुआ करते थे, जो पंचायत को जिनके माध्यम से पंचायत गांव में सुरक्षा का, सफाई का, शिक्षा का, माल उपलब्ध कराने का, सिंचाई व्यवस्था का, इन सब का ध्यान रखा करती थी। तो इस प्रकार से मुकद्दम गांव के सुरक्षा, शांति व्यवस्था सभी के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। चौकीदार जो था वह गांव की रक्षा में उसकी सहायता करता था, और पटवारी भूमि की आय व्यय का लेखा जोखा रखा करता था। भूमि कर व्यवस्था नेक्स्ट उनके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए थे, और यह सुधार इसलिए किए थे ताकि उसकी ग्रामीण जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़े और अधिक से अधिक पैदावार दे सके। उसने अपने साम्राज्य में लगान की दर को निश्चित कर दिया था, और इसके पूर्व लगान की दर निश्चित करने से पूर्व उसने कृषि योग्य भूमि का नाप करवाया था कि कितनी भूमि कृषि योग्य है, इसलिए कर उसी पर ही लगाया जाएगा। कर 1/3 भाग निश्चित किया गया था उपज का, जो भी उपज थी उसका 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। किसान भूमि कर और किसान भूमि कर को नकद या उपज या जिन्स जिसे हम कहते हैं के रूप में दे सकता है। वह उपज अन्न के रूप में होती थी। अमीन, मुकद्दम और शिकदार ये लगान वसूल करने का कार्य में मदद किया करते थे। शेरशाह को कृषकों के हित का सदैव ध्यान रहता था, इसीलिए उसने भूमि व्यवस्था में सुधार किए थे। उसने भूमि को उसकी स्थिति के अनुसार 4 भागों में बांटा था, जैसे पोलट, पड़त, छाछर और बंजर। ये 4 भाग उसने भूमि का किए थे उसकी भूमि की क्वालिटी के हिसाब से। शेरशाह ने अफसरों को लगान वसूल करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु यह आदेश था कि संकट के समय में किसानों की उन्हें सहायता करना है, न कि ज़बरदस्ती लगान वसूल करना है। फसल खराब हो जाने पर कृषकों को लगान से मुक्त कर दिया जाता था। दुर्भिक्ष पड़ने पर भी कृषकों को राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी। इस प्रकार से प्राचीन भारत की जो जागीरदारी प्रथा अभी तक चली आ रही थी उसको उसने समाप्त किया।
शेरशाह ने यह आदेश दे रखा था कि भूमि कर निर्धारण में राजस्व अधिकारी किसानों से नम्रता से व्यवहार करेंगे, परंतु करों को एकत्र करते समय किसी प्रकार की नरमी नहीं करेंगे। उसने यह भी आज्ञा दे रखी थी कि सेना कूच करते समय किसानों की फसलों को नष्ट नहीं करेगी, और जो सैनिक इस आदेश का उल्लंघन करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। किसानों को भूमि पट्टे पर भी दी जाती थी, यानी कि भूमि का पट्टा उनके नाम पर लिख दिया जाता था और वह भूमि उन्हीं की ही हो जाती थी। इन पट्टों पर भूमि का क्षेत्रफल लिखा होता था, खेतों की स्थिति लिखी होती थी, भूमि कर होता था, भूमि के प्रकार का उल्लेख किया जाता था, और इस भूमि के पट्टे के बदले में प्रत्येक किसान को एक कबूलियत पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे और वह सरकारी रिकॉर्ड में जमा रहता था। इस कबूलियत का अर्थ यह था कि भूमि के उस हिस्से को उन्होंने अपने नाम पे कबूल कर लिया है और उसका कर देने के लिए अब वे स्वयं ही जिम्मेदार है। भूमि कर के अतिरिक्त किसानों को जरीमाना, यानी कि जो सर्वे करने वाला व्यक्ति आता था उसकी फीस भी देनी होती थी। इसी तरह से मुँह सिलाना, यानी कि जो कर एकत्र करने वाला था उसकी फीस भी उनको देनी होती थी। इस प्रकार से ये 2 और अतिरिक्त कर थे जो किसानों को देना पड़ता था। किसान को कुल भूमि कर के अतिरिक्त 2.5% कर और देना पड़ता था। तो ये भूमि व्यवस्था के उसके गुण हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके प्रशासन के और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।